उनको आमंत्रित करूंगा। भारत ने, मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? और सुनाओ। है प्रीत जहां की रीत सदा, सुनाता हूँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं।
सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत यहाँ की रीत सदा। नमस्कार, आवाज बढ़ेगा। आप सभी को मेरा प्रणाम है। जसराज जी, भरत जी, भूरमल जी, जिनके कारण मैं आप लोगों के बीच लाइफ चेंजिंग सेमिनार करने आया हूं। और जीवन में, हम सबके जीवन में बहुत सारे समय ऐसे प्रसंग आते हैं जो हमारे मन में निराशा होना स्वाभाविक रूप से लाजमी है। खास करके आजकल के बच्चे, जिनके मन में निराशा इतनी घर कर जाती है। आप देखते हैं आजकल हमारे बीच सुसाइड करना बहुत कॉमन होता जा रहा है, भूड़ हत्याएं कॉमन होती जा रही है। बच्चों में इतनी निराशा क्यों आती है? जवान बेटा चला जाता है, माँ बाप के लिए कितनी बड़ी निराशा की बात होती है। हमारे जीवन में आप देखेंगे कि सड़कें कभी भी सीधी नहीं होती। आप यहाँ से सूरत जाना हो आपको, तो बहुत सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं, आप उस पर चलते चले जाते हो, धीरे धीरे आप सूरत पहुँच जाते हो। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है, जिसमें हम हर पल नई चैलेंजेस, नई चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, और उन चुनौतियों को जब हम पार करते हैं तभी हमें सफलता मिलती है। यहाँ पर बहुत सारे मेधावी बच्चों को सम्मानित किया जाने वाला है। उन बच्चों ने कुछ न कुछ ज़िंदगी में अचीव किया है, उन्होंने अपनी प्रतिभा से उस चीज़ को पाया है। उन बच्चों ने इतनी मेहनत की है, उन बच्चों को यहाँ सम्मानित किया जाएगा। तो ऐसे ही समाज के दूसरे जो बच्चे हैं, वो भी अगर आगे आते हैं, उन बच्चों को मौका मिलना चाहिए। कई बार अवसर नहीं मिलता है, या हम अपने बच्चों को समझ नहीं पाते, हम हमेशा उनको डांटते रहते हैं। परिवारों में छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कुमला जाते हैं। उन बच्चों को हम कैसे आगे लेके आवे? हमारे अखंड भारत की अगर किसी ने परिकल्पना की थी तो वो हमारे जो है चाणक्य जी थे, जो पाटलिपुत्र से तक्षशिला पढ़ने गए थे। उस समय का, आज से हजारों साल पहले का रास्ता कैसा रहा होगा, जिस समय शिक्षा का इतना महत्व था। आज हम अपने बच्चों को अगर शिक्षा का महत्व नहीं समझाएंगे तो आने वाली पीढ़ी में इसका कितना बड़ा निराशा होगा, आप सोच सकते हैं। तक्षशिला जाने के बाद उनके वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, पेड़ के नीचे रह करके वहाँ के जो गुरुजन थे उनकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे उन गुरुजनों ने इनको एडमिशन दिलाया और तक्षशिला में उन्होंने वहाँ से डिग्री हासिल की। डिग्री हासिल करने के बाद वो वहाँ पर शिक्षक बने, और उन्होंने उस समय अखंड भारत की परिकल्पना की, जिस समय कि हमारा देश छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। और ऐसी परिकल्पनाएं बहुत कम लोग कर पाते हैं। चाणक्य के बाद हम सिर्फ सरदार पटेल को इस रूप में देखते हैं, जिसने हमारे भारत को अखंड भारत बनाने की सोची। तो मैं चाणक्य के विषय में, जब वो मगध आए, मगध के राज्यसभा में उनके साथ क्या हुआ, जिसके कारण उन्होंने इतनी बड़ी भीड़ा उठाई, मैं आपको एक क्लिपिंग के माध्यम से बताना चाहूँगा। जिस भी समाज में ज्ञानियों का सम्मान नहीं होता है, वह समाज बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो भी ज्ञानी हैं आपके समाज में, उनको पूरा सम्मान देना और उनके साथ समाज को आगे लेके जाना, यह हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। मैं आलोक, काशी जनपद का निवासी, आचार्य पिनाक पाणी का शिष्य, सभा को प्रणाम करता हूँ। धर्म और अर्थ का स्रोत क्या है? धर्म और अर्थ का स्रोत राज्य है। प्रमाण: नमोस्तु राज्य वृक्षाय षड्गुण्याय प्रसाकिने सफादि चारु पुण्याय त्रिवर्ग फलदायिने। राज्य का मूल क्या है? राज्य का मूल राजा है। राजा, मंत्री परिषद, सेनापति, सैनिक, प्रजा और देश का परस्पर संबंध क्या है? राजा राज्य रूपी वृक्ष का मूल है, मंत्री परिषद उसका धड़ है, सेनापति उसकी शाखाएं हैं, सैनिक उसके पल्लव है,
प्रजा उसके पुष्प है, देश की संपन्नता उसके फल है और समस्त देश उसका बीज है। दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा किस पर विजय प्राप्त करना राजा के लिए परम आवश्यक है? दूसरों पर विजय पाने की अपेक्षा इंद्रियों पर विजय पाना परम आवश्यक है। अतः काम, क्रोध, लोभ, मान, मद और हर्ष के त्याग से इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? बोलो, क्या मैं इंद्रिय जयी नहीं हूं? जहां पर मुझसे ही किसी राजपद अथवा काशापणों की भीख की अपेक्षा रखने वाले तुम मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? जहां पर अहंकारी राजा होते हैं, किसी में साहस है मेरे प्रश्न के उत्तर देने का? नाम अग्निवेश, जनपद तक्षशिला, आचार्य तक्षशिला का गुरुकुल। आचार्य वर रुचि ने भी तक्षशिला के गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की है। सबसे बड़ा शत्रु अहंकार, निर्धन का धन विद्या। सत्पुरुष कौन है? जो परोपकार के लिए आगे बढ़े वही सत्पुरुष है। स्त्री का आभूषण लज्जा। सबसे बड़ा वीर कौन है? दानवीर। जो सब कुछ लुटा दे वह दानवीर, और जो लूट रहे हैं वो ज्ञानी। धन की रक्षा किससे करनी चाहिए? धन की रक्षा चोरों व राजपुरुषों से करनी चाहिए। सुख का मूल धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है, अर्थ का मूल राज्य है, राज्य का मूल इंद्रिय जय है, इंद्रिय जय का मूल विनय है, विनय का मूल वृद्धों की सेवा है। राजा का हित किसमें है? राजा का हित प्रजा के हित में होता है। यानी मैं प्रजा का अहित करूं तो मेरा भी अहित होगा। हाँ। तो क्या तुम्हारे शास्त्रों के आगे मेरा सामर्थ्य कुछ भी नहीं? नहीं। कौन कहता है सामर्थ्य ही शास्त्रों को जीवित रखता है? मूर्ख। बोलो, क्या है तुम्हारे शास्त्रों की दृष्टि में मेरी स्थिति? एक वेतनभोगी सेवक से बढ़कर कुछ नहीं। तो मैं यहां बैठे लोगों का सेवक हूं। उत्तर दे मूर्ख। ओ, तो अब इसकी बारी है। ब्राह्मण, तू नहीं मांगेगा भिक्षा? लूट ले, इन शठों के साथ तू भी लूट ले धनानंद को। क्यों ब्राह्मण, तू शास्त्रों की चर्चा नहीं करेगा? किसी राजपद अथवा धन के लिए धनानंद के आगे हाथ नहीं पसारेगा? मेरा धन ज्ञान है धनानंद, और मेरे ज्ञान में शक्ति रही तो मैं अपना पोषण कर सकने वाले सम्राटों का निर्माण कर लूंगा। मुझे धन अथवा राजपद की कोई लालसा नहीं। एक साधारण भिक्षुक ब्राह्मण और इतना अहंकार? शिक्षक साधारण नहीं होता धनानंद, प्रलय व निर्माण दोनों उसकी गोद में खेलते हैं। तो क्यों आया था तू यहाँ? सोचा था पाटलिपुत्र में ज्ञान के प्रकाश को देखूंगा, पर देख रहा हूं कि ज्ञान के सूर्य को राहु ग्रस रहा है। तो वो राहु मैं हूं। निकालो इस ब्राह्मण को यहाँ से। मैं कुत्ता नहीं हूं धनानंद, जिस स्वामी की ठोकरें खाने के बाद भी उसके तलवे को चाटे। जो हाथों में तलवार थमाना जानते हैं वे अपनी रक्षा करना भी जानते हैं। मैं किसी के रक्त का पैसा नहीं। कल तेरा द्वितीय जन्म हुआ चंद्रगुप्त। चाणक्य ने बहुत सही कहा था। एक छोटे से बालक को लेकर के उन्होंने इतने बड़े भारत की परिकल्पना की
और उस समय जो असंभव था उन्होंने संभव कर दिखाया। आज हम समाज में जो चीज़ें देखते हैं, कमियां नज़र आती हैं, तो उसमें अच्छाइयाँ भी बहुत सारी रहती हैं। आप देखते हैं कि मेरे जीवन में जो परिवर्तन आया, मैं एक साधारण परिवार से था, मुझे 2 मिनट भी स्टेज पे बोलना नहीं आता था, लेकिन मेरे मन में था कि कुछ करूं। मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया, उसके माध्यम से सेवा के मार्ग में जुड़ा और धीरे धीरे कर करके मैंने लाइफ चेंजिंग सेमिनार की। जब मैंने अपनी बातें बच्चों से शेयर करनी शुरू की सीनियर सिटीजन में, तब ये चीज़ें समझ में आई कि वाकई जीवन में कितना महत्व रहता है किताबों का, शिक्षा का, ज्ञान का। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। सचिन तेंदुलकर, जिसको हम आज क्रिकेट का सम्राट कहते हैं या उसकी हम पूजा करते हैं, जब सचिन तेंदुलकर 16 साल का बच्चा था, जब उसको कोई नहीं जानता था, वह बच्चा जब पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने पाकिस्तान गया, वहाँ पर जाने के बाद वकार यूनुस के सामने वो बच्चा जब टिका, तो उस समय भारत तो मैच हारने वाला था, लेकिन उस बच्चे में कुछ था। एक बाल वकार यूनुस का आया, उसके नाक पे लगा। 1989 की घटना है और नाक से खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो लोगों ने सोचा कि अब क्या होगा। नवजोत सिद्धू आए, सभी लोग आए, उसके डॉक्टर्स आए, उन्होंने पट्टी बांधी, उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से निकल लो और मत खेलो, बाद में आ जाना, थोड़ी देर में, तुम छोटे बच्चे हो भी, पैर दबाव कम हो जाएगा, फिर आना। तो सचिन उस समय फ्रस्ट्रेटेड हो गया, बोला नहीं मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा। लोगों ने कहा क्या, तो बोले मैं खेलूंगा। उस समय स्टार पैदा हुआ था। सचिन आज स्टार नहीं हुआ है। आपकी ज़िंदगी का भी फैसला उसी तरह 10 सेकंड में होता है कि आप क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो, क्या कर सकते हो, आप में क्या काबिलियत है। आप में से बहुत सारे लोगों ने तारे ज़मीं पर देखा होगा। कितने लोगों ने देखा है तारे ज़मीं पर? हाथ उठाइएगा। उसमें बहुत छोटी कहानी है। आमिर खान बच्चों को जो पढ़ाता है, छोटा बच्चा पढ़ नहीं पाता है, माँ बाप किस तरीके से उस पर दबाव डालते हैं। माँ बाप को लगता है कि मेरा बच्चा जो है इस काबिल नहीं है, उसको हॉस्टल भेज देते हैं और उसको धीरे धीरे दूर करते चले जाते हैं। लेकिन वह बच्चा क्यों ऐसा हुआ? हमारे आपके बच्चों में भी ऐसी कमियां हो सकती है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम ध्यान देते हैं तो वही बच्चा चल करके ज़िंदगी में कितना आगे जाता है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हुए जिन्होंने कभी भी कॉलेज का मुँह तक नहीं देखा। आप स्टीव जॉब को ले लीजिए, जिन्होंने एप्पल की स्थापना की, वो कॉलेज ड्रॉप आउट स्टूडेंट थे, लेकिन उनको अपने काम से प्यार था। क्या आप जिस काम को भी करते हो, क्या उससे आपको प्यार है? मैं तारे ज़मीं का वो छोटा सा क्लिपिंग बताना चाहूँगा कि आपको वो मेरे दिल को छुआ था, आपको भी अच्छा लगेगा। महान व्यक्तित्व तो आप बनाते हो, हम सब बनाते हैं। अपने बच्चों से प्यार करना, उन्हें समझाना। एक कहानी सुनाऊंगा, यह हमारे लिए जरूरी है। एक लड़के की कहानी। एक लड़का था, मत पूछो किधर। वो पढ़ लिख नहीं पाता था। लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि आप लोग आके बैठ जाए तो अच्छा लगेगा। अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे। लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको। भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को। फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा। लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा। फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थेरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला। बोलो बोलो कौन है वो? करेक्ट राजा, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जीनियस, महान साइंटिस्ट, जिसने दुनिया को अपनी थ्योरी और रिलेटिविटी से हिला के रखा। द ब्राउनियन मोशन, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फॉर विच ही वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन 1921। अब बताओ कि ये क्या है? नहीं, कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये। द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची। कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर। लेकिन कब? 15वीं सदी में पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो, लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब,
आपके बच्चों को आपको ये समझाना जरूरी है। उसे प्रॉब्लम हो तो आप देखें, डॉक्टर्स को दिखावें, उसे समझने की कोशिश करें बच्चे में वो कमी क्यों है। कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान, जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। वो भी बेचारा था एबीसीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं, लाइट रहने दो। एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके, इसको तो सब जानते हैं। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। और भी है असली नमूने। पाब्लो पिकासो, फेमस क्यूबिस्ट पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया। कहता था ये तो मेरा अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वर्ल्ड डिज्नी। करेक्ट, वॉल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान, डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड, पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी, फेमस मिस्ट्री बुक राइटर। यकीन करोगे, एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें ये दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी। इसके बावजूद वो जीते, और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रही। इन सिकंदरों, कलंदरों, बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास। इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखें और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर, लकड़ी, कचरा, कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ईशान, एक मिनट। राजन, तुम जाओ। जानते हो, उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निगम। मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी। मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए। उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं। उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा। डफर इडियट क्या कर पाए। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं। चलो, क्या आप मेरे घर गए थे? हम सब की जिंदगी में ऐसा आता है,
मैं अपनी बात बताऊं आपको कि मैं लाइफ चेंजिंग सेमिनार को शुरू कर पाया। 1979 में मैं पहली बार बॉम्बे आया था। मेरे अम्ब्रेला की फैक्ट्री थी गांव में, मैं उसके परचेजिंग में आया था। तो मैंने एक किताब खरीदी थी, असली इंसान। बीटी के पास एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ से मैंने वो किताब खरीदी। मुझे बहुत अच्छी लगी। एक फाइटर पायलट की उसमें कहानी थी, जो रशिया का फाइटर पायलट था मलेस्टर अलेक्स्की। वो वहाँ की सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम लड़ाई चल रही थी, उस समय उसका प्लेन, वो लोग जर्मनी पे हिट करने गए थे, जो वापस आ रहे थे इसके प्लेन को हिट कर दिए और इसका प्लेन क्रैश हो गया। लेकिन प्लेन क्रैश होने से पहले ये प्लेन से कूद गया, जिसके वजह से इसकी जान बच गई। लेकिन बर्फ़ में गिरा, 15 दिन तक बर्फ़ में घिसटता रहा। जिंदा इसलिए रहा कि अपने दोस्तों तक पहुंच सके। जब इसको बचा लिया गया, 15 दिन के बाद इसको मॉस्को भेजा गया। बोले इतना बड़ा जीवट, इतनी बड़ी जिंदा दिल, जो आदमी जिंदा बच जाए वो भगवान का ही करिश्मा कहते हैं। उसने उसके बाद उसका इलाज शुरू हुआ मॉस्को में। दोनों पैर उसके काट दिए गए, गैंग्रीन हो गया। फिर जब वो ठीक हुआ तो लोग निराश रहने लगा। लोगों ने कहा कि तुम्हें सारी सुविधाएं मिलेगी, क्या फ़र्क पड़ता है, अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो हो गई। उसने कहा नहीं, मैं वापस फाइटर पायलट बनना चाहता हूँ। लोगों ने कहा ये नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है, यह नहीं हो सकता। लेकिन उसके पास असंभव नाम का शब्द नहीं था। उससे नकली पैर लगे, 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस करता। धीरे धीरे उस नकली पैर को भी उसने असली पैर बना लिया। जब असली पैर बन गए, उसने इतनी प्रैक्टिस की कि खून बहते थे, लेकिन वो बैले डांस करता था। उसके बाद उसने फिर से तैयारी शुरू की। बड़े मुश्किल से उसको परमिशन मिला और जब वो वापस गया फाइटर पायलट बन के, उस यूनिट ने 1 महीने में 329 जहाज मार गिराए थे। तो एक पत्रकार था पोलितबोई नाम का, रशिया, वो मॉस्को से, उसको भेजा गया कि जाके देखो ऐसा क्या है उस यूनिट में, कि इतना क्या हो गया कि 329 जहाज मार गिराए उन्होंने। जब वो पोलितबोई गया तो ये पता चला कि एक जहाज 10-10 बार उड़ान भरती है। लड़ाई का टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। तो इसको वो अलग से ही मैस्कर मिले। उसकी खो में गया रात में रहने के लिए। तो इसने बात शुरू की, उसने दोनों पैर निकाल दिए। तो इसने देखा जो बिना पैरों वाला है वो सबसे बेस्ट पायलट है। तो इसने उससे पूछना शुरू किया। उसने पूरी रात अपनी कहानी बताई। दूसरे दिन कहा इसको छापना मत। बोले क्यों? बोले फासिस्ट इसको भी कहेंगे कि रशिया वाले लूले लंगड़े को लड़ा रहे हैं, इसलिए इसको मत छापना। कितनी देशभक्ति रही होगी उस व्यक्ति में, कितना जज्बा रहा होगा, जिसके वजह से वह यूनिट इतनी बड़ी रशिया जीत पाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, बाद में वो शांति का दूत बना। हमारे देश में हम देखते हैं मिल्खा सिंह को, जो इतनी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान से रिफ्यूजी होके आया। कितनी मुश्किलें थी उसके लिए कि चोरी कर करके वो लोग किस तरीके से काम करते थे, लेकिन उसके अंदर एक जज्बा था। जैसे उसको मिलिट्री में अवसर मिला, उसने अपने आप को तपाना शुरू किया। आपको किसी भी चीज़ से प्यार होना चाहिए। मिल्खा सिंह, आप लोगों ने, कितने लोगों ने पिक्चर देखी है? मिल्खा सिंह को किस चीज़ से प्यार था? मिल्खा सिंह किस चीज़ से प्यार करता था? हाँ? नहीं, और मिल्खा सिंह इंडिया के ब्लेजर से प्यार करता था। जिस दिन उसको इंडिया के ब्लेजर से प्यार हुआ कि मुझे ब्लेजर चाहिए, उसके बाद वो उसके लिए दौड़ना शुरू किया। बोले मैं चैंपियन बनूंगा, और उसने रात दिन एक कर दिया। तो जब भी आपके जीवन में जब तक कोई लक्ष्य नहीं होगा, आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते हो। लक्ष्य बनाना जरूरी है। आप अगर चंद्रमा तक जाने का ख्वाब देखोगे तो तारों तक जरूर पहुंचोगे। वो आप में क्षमता है, लेकिन आप पहचानते नहीं हो। मिल्खा सिंह पहचान गया, इसलिए वो बन गया। सचिन तेंदुलकर पहचान गए, इसलिए बन गए। कलाम साहब पहचान गए, इसलिए वो वहाँ तक पहुँच गए। गरीब घरों में पैदा हुए थे लोग, कोई अमीर घरों में पैदा नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपनी क्षमता को पहचाना। एक दीवार थी आपके सामने, उसको उन्होंने तोड़ दिया। कुछ लोग तोड़ नहीं पाते, कुछ लोग खुद को तोड़ देते हैं। तो मिल्खा सिंह ने क्या किया था, क्यों उसको प्यार हुआ, मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। आपको अपने आप से प्यार करना होगा। 8-8 घंटे 10-10 घंटे प्रैक्टिस करते सब सफलता मिलती है। आपका सपना तय करता है कि आप क्या बनोगे, दूसरे तय नहीं करते हैं। आपको खुद तय करना है कि आपका बच्चा क्या बनेगा, और बच्चे को तय करना है कि उसे क्या करना चाहिए।
क्या देखे साले? स्मार्ट सरदार जी, आपको जानना जरूरी है आप किससे प्यार करते हो। आपका लक्ष्य, आपका बिजनेस हो, सर्विस हो, कोई भी चीज, आपका एक ड्रीम होना चाहिए, सपने होने चाहिए। आप कहाँ पहुँचना चाहते हो और क्यों पहुँचना चाहते हो? मुश्किलें तो आएंगी, सोना बिना तो सोना नहीं होता। क्या चोर दलितर साले चोरी कर रहा है? नहीं जी, मैं तो सिर्फ पहन के देख रहा था जी। पहन के देख रहा? पहन के चोर साले? ओए, मुझे चोर ना बोलो। चोर नहीं तो और क्या है? सुबह से ब्लेजर के पीछे पड़ा हुआ है। चोर है साला। रिपोर्ट लिखो इसकी। मेरे बाप की ब्लेजर है ये। उसमें लिखा इसको। चोर है साला। चोर साले बोलो। किसको दिखाता है? मिला कर उसको। मुझे मैं सिर्फ पहन के देख रहा था जी। मुझे नहीं बाप का ब्लेजर है, पहने का कौन? मैं सिर्फ पहन के देख रहा था जी। चोर है ये। ऐसी मुश्किलें आपकी जिंदगी में बार बार आएंगी। चोरी कर रहा था लड़का। चोरी नहीं की थी। झूठ कहता तू। ठंड रखो है। क्यों पाया तुमने कोट? कोट पाना तुम? इंडिया का कोट पाना है? हमें नहीं मिलता इंडिया का कोट, कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दौड़ना पड़ता है उसके लिए, उसके लायक बनना पड़ता है। इंडिया का कोट पाना है, इंडिया का कोट है, इंडिया का कोट पाना है, इसको हराना पड़ेगा। हराएगा शेर सिंह राणा को? बोल, हराएगा शेर सिंह राणा को? जिस दिन आपके अंदर से आवाज निकलेगी आप दुनिया जीत सकते हो। आपको कोई हरा नहीं, आवाज आनी चाहिए आपके अंदर। तो पता कैसे दौड़ता है वो? कोहली की तरह जाता है, हवा की तरह दौड़ता है वो। है दम तेरे में? दम है तेरे में? शेर सिंह राणा को हराने का बोल, तो बोल है दम? हाँ जी। चाहे तो कल भी हरा सकता है, मैदान खुला है। चलिए। तू ऐसे 100 शेर सिंह राणा को हराएगा। तब कोई वर्ल्ड चैंपियन बनता है। ऐसे लोग इतिहास में बहुत गिने चुने लोग हो पाते हैं।
ऐसी मुश्किलें आपकी ज़िंदगी में बार बार आएगी। इन उन मुश्किलों को जब आप पार पाओगे तब चैंपियन बनोगे। अपने बच्चों को प्रोत्साहित करिए, उन्हें मौका दीजिए। उनको कोई दिक्कत है उसको समझने का प्रयास करिए, तो ऐसा क्यों है, उसके अंदर टैलेंट है। जीत और हार में बहुत कम अंतर होता है। जीतने वाला बहुत अच्छा एक्सीलेंट नहीं होता, लेकिन वो पैर में पत्थर ना करता तो अव्वल आते। गुरुदेव, हमने इसे भी सिलेक्ट किया है, अच्छी तैयारी करवाना। यस सर। शाबाश। मिल गया। हर बार पत्थर इतना बड़ा नहीं होएगा कि किसी की नजर में आ जाए। जम के मेहनत करनी है। हमारे जीवन में भी ऐसा बार बार होता है। जब मैं 79 में आया बॉम्बे, उसके बाद से मेरे पिताजी गुजर गए। मैं 20 साल का था, मदर गुजर गई, लेकिन उनका जो प्रोत्साहन था, जिसकी वजह से मैं बॉम्बे आता था, परचेजिंग करके जाता था, जिसकी वजह से मैं फिर कभी रुका नहीं। आपकी ज़िंदगी में बार बार ये चीज़ें आती है। आज जो है पति पत्नी में प्यार नहीं होता है, माँ दादा दादी में प्यार नहीं होता है, बाप बेटे का रिश्ता नहीं बनता है, सब में आपस में कहीं ना कहीं क्लेश है। हमारा घर बड़ा होता जा रहा है, लेकिन दिल छोटा होता जा रहा है। तो हम उन रिश्तों को कैसे ठीक करें कि आपस में बैठना। पहले जब संयुक्त परिवार था तो उस समय हम लोगों के सारे प्रॉब्लम अपने आप समस्याएं हल हो जाती थी। बच्चा कब बड़ा हो गया कभी पता भी नहीं चलता था। वो दादा दादी के गोद में खेलते खेलते बड़ा हो जाता था। घर वालों को पता भी नहीं चलता था कि कैसे कब बड़ा हो गया, और वो इस काबिल भी बन जाता था। लेकिन आज संयुक्त परिवार नहीं है, एकल परिवार है। उसमें जो समस्याएं आ रही हैं, बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन बच्चों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, उनके साथ हमारा सामंजस्य कैसे बने कि उनके भविष्य पर कभी आँच नहीं आए। मैं आपको वापस तारे ज़मीं का एक छोटा सा क्लिपिंग दिखाऊंगा, जिसमें रिश्तों का महत्व तो बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है, और उसको समझने का आप प्रयास करें। हम अपने रिश्तों को याद नहीं रखते हैं। अपने बच्चों के साथ बैठे प्यार से बातें करें। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं, अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। ख्याल करना बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी। इसमें इलाज की शक्ति है, एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक आध झप्पी, प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं, बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फंसी, गलती हो, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना, ख्याल करना इसी को कहते हैं ना मिस्टर अवस्थी। मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ।
मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सोलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? नहीं पता। सोलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। आपको अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने परिवार पर। महिलाओं में माताएं बहनें हमारी हैं, वो बहुत टाइम बाद मिली हैं, इसलिए बातें ज़्यादा करें तो 10-15 मिनट आपका लेंगे, तो कृपया अगर ध्यान देंगे तो अच्छा लगेगा आपको। आपके जीवन में सकारात्मक सोच बहुत बड़ा असर करता है, वो जादू का काम करता है। हर पल आपको नया बनाए रखता है, हर पल उम्मीद जगाता है आपके अंदर। जो लोग भी सफल हुए हैं, आप उनके इतिहास को उठा करके देखिए। अभी हमारे नरेंद्र मेहता जी आपके बीच आने वाले हैं। नरेंद्र मेहता जी से मैं मिला था, उनके लाइफ चेंजिंग सेमिनार में 7-11 हॉस्पिटल ने ऑर्गेनाइज किया था, तो उनके बारे में थोड़ी जानने की अभिलाषा हुई कि वो क्या कैसे उन्होंने सक्सेस पाई। तो उन्होंने बताया कि मुझे पिक्चर देखने का बहुत शौक़ था। तो मैंने कहा फिर? बोले मैं केबल वाले के पास गया कि भाई केबल की लाइन लेनी है, तो मुझे जो है केबल की कनेक्शन दे दो। तो केबल वाले ने कहा कि वैसा 4 बिल्डिंग के बाद आपका बिल्डिंग आता है, तो आप ऐसा करिए कि 10-15 क्लाइंट जोड़ लीजिए, फिर उतने लोग हो जाएंगे तो मैं आपका 5-5 हज़ार रुपये डिपॉजिट लेके केबल लगा दूंगा। तो बोले मैं जब उसके वहाँ से निकला तो मैं सोचने लगा कि यार इससे केबल लूँगा, 10-12 लोगों को इकट्ठा करूँगा, 60,000 रुपये इसको दूंगा, ऐसा क्यों नहीं करूँ कि उसका जो सेटअप बॉक्स आता है वो 60,000 का आता है, मैं खुद केबल का काम क्यों नहीं शुरू कर दूँ। और वो अपने घर तक पहुँचते पहुँचते उन्होंने पैसा इकट्ठा किया और केबल का काम शुरू कर दिया। आज भाईंदर ईस्ट में 1500 से 2000 केबल के कनेक्शन हमारे नगर विधायक जी के पास है, नरेंद्र मेहता जी के पास। तो बोले इससे मेरी सक्सेस शुरू हुई। तो आपको कहीं से भी सक्सेस मिल सकती है, सफलता कोई अलग से नहीं आती है। और उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें की। उन्होंने दूसरा कहा कि उनको GCC क्लब में मेंबरशिप लेनी थी, वो वहाँ पे गए, उन्होंने बात की, उन्होंने कहा भाई आपको डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप 10-12 मेंबर लेके आओ। तो मेहता जी वहाँ से निकले, सोचे 10-12 मेंबर का अगर इतना पैसा हम देंगे तो उतने में तो अपना खुद का क्लब शुरू कर सकते हैं। उन्होंने ब्लू मून क्लब की स्थापना कर दी। तो बिजनेस, आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आपको जो भी आइडिया कहीं से मिलता है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है कि आप उसको जो है लागू करें। मैं एक बच्ची की कहानी बताऊंगा आपको, अरुणिमा राय, लखनऊ की एक 26 साल की बच्ची जो फुटबॉल प्लेयर थी, और वो लखनऊ से नोएडा जा रही थी फुटबॉल खेलने के लिए। और जब वो नोएडा के लिए ट्रेन में चढ़ी तो उसके साथ ट्रेन झपटई की घटना हुई बरेली के पास। और जब उसने उससे फाइट करने की कोशिश की तो बदमाशों ने उस महिला को, बच्ची को उठा के फेंक दिया। उसके सारे सपने उसी समय दफन हो गए। रात के 9-10 बजे जब वो गिरने के बाद उसको पता भी नहीं था कि अब क्या करें। रात का अंधेरा, घुप अंधेरा, और सोच रही थी माँ क्या सोच रही होगी और सब लोग क्या सोच रहे होंगे। उसका एक पैर कट गया, दूसरे पैर में रॉड लग गए और घायल, उठ नहीं सकती थी। सुबह तक उसके ऊपर से 49 ट्रेनें गुजरी हैं। जब भी ट्रेन आती अपना सर नीचे कर लेती और अपने आप को जिंदा रखा उसने।
सुबह उस गांव का एक बच्चा आया, उसने देखा कि कोई कट गई, वो भाग गया, वापस चला गया। फिर गांव वालों को बुला के लेके आया, गांव वाले आए, फिर अरुणिमा राय को बचाया गया। फिर उसको जब हॉस्पिटल ले गए, उसके एक पैर काट दिए, दूसरे में राड लगी, लेकिन उसके अंदर कुछ था। जब वो ठीक हो गई तो उसने सोचा क्या करूं। सबने कहा अब तुम तो बेकार हो गई, तुम्हारी शादी भी नहीं हो सकती है और अब परिवार भी नहीं बचेगा, तुम्हारी ज़िंदगी भी ख़त्म हो गई। तो आजकल की जो बच्चियां हैं, जो हमारे समाज में बहुत सारे नेगेटिव चीज़ें आती है, उसमें वो फाइट कैसे कर सकती है। उस बच्ची ने बड़ा सपना देखा, उसने देखा कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूँगी। और आज तक भारत की कोई भी लड़की ऐसी नहीं हुई जो विकलांग हो और उसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया हो। अरुणिमा राय ने उसके बाद 1 साल ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद वो पहली भारतीय महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट फतेह किया। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने के बाद कल ही मैंने ट्विटर पर देखा है कि भारत सरकार उसको पद्मश्री देने जा रही है। तो ऐसी बच्चियां जो हमारे आपके बीच है, जिनको कभी भी मौका मिलता है कुछ भी करती है, उस बच्ची को आपको दिखाना चाहूँगा कि बहुत सी महिलाएं जो बच्चियां हमारी अनसेफ हैं, वो अपने आप को मजबूत कैसे कर सकती है, जीवन में कैसे आगे ला सकती है। आपके सपने बड़े होने चाहिए, सपना जरूर पूरा होगा। आपको कभी मरने मत दीजिए। 22,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर शान से मुस्कुराते इस चेहरे के पीछे ये महिलाओं के लिए है, कृपया देखें, आप ध्यान दें इसको। इतना कि हम आप जैसे आम लोग शायद ही इसे बर्दाश्त कर पाते। लेकिन अरुणिमा उर्फ सोनू ने ना सिर्फ इसे बर्दाश्त किया बल्कि उसे जीत में बदल दिया। एक्चुअली लोग होता क्या है कि हमारा जो भी इस तरीके के होता कि ये हमारा मेंटली होता है कि हम मेरा पैर नहीं, हम नहीं जा सकते। एक बार गोल तो बनाओ, एक बार गोल बनाओ, एक बार लक्ष्य बनाओ और कुछ कर गुजरने की ताकत रखो। और कहते हैं कि जब जो हमारी कमजोरी है उसको ताकत बना लो और सिर्फ एक कदम बढ़ाओ। एक कदम, आप एक कदम बढ़ाओगे और खुद ब खुद अपने आप रास्ता बनता चला जाएगा। आपका पहला कदम ही आपको मंजिल तक लेके जाता है। अरुणिमा राष्ट्रीय स्तर की फुटबॉल और वॉलीबॉल खिलाड़ी थी। 2 खेलों में बराबर की महारत बताती है कि वो कितनी काबिल रही होगी। लेकिन वक्त ने लखनऊ की 26 साल की इस बिटिया की जिंदगी बदल कर रख दी। ऐसा हादसा हुआ जिसने भी सुना आंखों में आंसू भरकर दंग रह गया। 10 अप्रैल 2011 की काली रात जब वो लखनऊ से नोएडा मैच खेलने जा रही थी, तभी पद्मावत एक्सप्रेस में उसके साथ चेन छिनतई की कोशिश हुई। अपराधियों से भिड़ने में अरुणिमा कामयाब रही लेकिन जीत नहीं सकी और उन अपराधियों ने उसे ट्रेन से ट्रैक पर फेंक दिया। ट्रैक पर अरुणिमा रात से सुबह तक पड़ी रही और करीब 49 ट्रेनें उसे कुचलती रात भर पार होती रही। ऐसा दर्दनाक हादसा जिसमें बच जाना असंभव था, असंभव। रेलवे समय सारणी के अनुसार 49 ट्रेनें अप डाउन हुई हैं और सुबह 7:30 बजे के करीब एक गांव वाले ने, बरेली के एक गांव वाले ने देखा मुझे, उससे लगा कि हम मतलब कट के मरे हुए हैं, तो वो मेरे पास में नहीं आया और वो दूर से ही मुझे देख रहा था और फिर वहीं से वो वापस चला गया। उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद वो ढेर सारे लोगों, कम से कम 10-15-20 लोगों को लेके साथ में आया और फिर हमारे पास में आए सारे लोग। और हाँ, उस घटना में मेरा बायां पैर कट गया और दाहिने पैर में रॉड है, 2 रॉडें हैं उसमें, और बाकी बैकबोन में मेरे 5 फ्रैक्चर थे और बॉडी में बहुत सारी चोटें थी। लेकिन ये हादसा हादसों की शुरुआत थी। ट्रेन ने अरुणिमा को एक रात कुचला
व्यवस्था ने कई दिन तक पूरा देश अरुणिमा को देखकर सन्न रह गया था, लेकिन खेल मंत्रालय 25,000 रुपए की भीख देता रहा। सोनू ने अपनी सफलता के सारे तमगे मंत्रालय को लौटा दिए और जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ती अरुणिमा को लगने लगा कि वो मंत्रालय के सामने भिखारी बन गई है। लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती, लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती, लड़की के लिए भिखारी टाइप भीख देने के बराबर होती। इतनी बड़ी त्रासदी के बीच इंसान अपने पैर पर नहीं उठ पाता, पर यहाँ से अरुणिमा ने नई शुरुआत की। वो सपना देख लिया जिसमें उसके आगे की दुनिया छोटी लगने लगी और 22,000 फीट ऊंचे चामसेर चोटी से जब वो एवरेस्ट देखती है तो उसे सबसे ऊंचे पर्वत की ऊंचाई अपनी मुश्किलों से छोटी लगती है जिसे उसने जिंदगी में मात दी है। अरुणिमा की कहानी बताती है कि अगर आप दुनिया से लड़ने को तैयार हैं तो दुनिया आपके कदमों में होगी। न्यूज़ 11 के लिए आपने देखा अरुणिमा ने किस तरीके से अपने जज्बे को जिंदा रखा। उस समय अगर हमारे साथ घटना हो तो उसी रात उसी पल मर जाए आदमी, लेकिन उसने अपने जज्बे को मरने नहीं दिया। महाभारत की बहुत सुंदर कहानी है कि द्रोणाचार्य जी ने अपने 5 शिष्यों को बुलाया। बुलाने के बाद उन्होंने एक पेड़ पर एक चिड़िया लटका दी और उनसे पहले युधिष्ठिर को बुलाया। उनसे उन्होंने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर ने कहा कि चिड़िया दिखाई दे रही है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले पेड़ दिखाई दे रहा है। बोले और क्या दिखाई दे रहा है? बोले आसमान भी दिखाई दे रहा है। बोले ठीक है, साइड में बैठ जाओ। उसी तरीके से उन्होंने भीम को बुलाया। बोले क्या दिखाई दे रहा है? उसने भी सेम चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने अर्जुन को बुलाया। फाइनली अर्जुन थोड़ा अलग था, वो आके स्ट्रेट खड़ा हो गया। इन्होंने पूछा तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? बोले मुझे चिड़िया की आंखें दिखाई दे रही है। उसके अलावा और भी बहुत कुछ है वहाँ पर। बोले नहीं गुरुदेव, और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिस क्षण आपको आपका लक्ष्य दिखाई देने लग जाए तो आपसे सफलता दूर कभी नहीं रहती है। मैं आपको एक झारखंड के बच्चे की कहानी बताना चाहूँगा जो बहुत गरीबी में पला बढ़ा और वो IAS बना। दिल्ली में रह करके जब उसने पढ़ाई शुरू की, लोगों को लगा कुछ नहीं हो सकता, फेल हो गया। उसने सोचा अपने पिताजी से कहा कि मैं ट्यूशन पढ़ाऊँगा। तो पिताजी ने कहा नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना, मैं तुम्हारे लिए पैसे की व्यवस्था करूँगा और तुम रिक्शे में जाना, पैदल मत जाना, नहीं तो धूप लग जाएगी, तुम्हारी पढ़ाई पे इसका गलत असर पड़ेगा। और वो 24 साल का लड़का इंद्रजीत जी जब IAS बना तो उसने क्या कहा कि आपकी ज़िंदगी में आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिखाया था? एक सपना ही तो दिखाया था कि अगर लड़ाई में तुम मर गए तो शहीद कहलाओगे, स्वर्ग में तुम्हारे लिए सीट पक्की है, अगर जीत गए तो धरती पे तुम्हारा सीट पक्का है। तो आप सपने देखना, जिस पल बंद करते हो उसी पल आप खत्म हो जाते हो। और अपने सपनों को कभी भी दूसरों के हाथ में मत दीजिए, अपने सपनों को खुद बुनिए और खुद का टारगेट बनाइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। संघर्ष हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रहे हैं, लेकिन हमारी पढ़ाई को लेके हमारे बाबूजी ने कभी भी मतलब है कि कोई समझौता नहीं। एक समय ऐसा था कि रहने के लिए घर नहीं था, तो फिर स्थिति ऐसी आई कि कैसे रहा जाए, मतलब कैसे क्या हो जाए। तो माँ लोग चली गई मामा घर, माँ और दोनों छोटी बहन। हम नहीं गए क्योंकि हमारी पढ़ाई थी, 5वीं कक्षा का मैं विद्यार्थी था उस समय। तो मुझे आज भी याद है कि एक आदमी केवल सहयोग के लिए लिया गया था और बाकी ईंट मैं पकड़ाता था, बाबूजी खुद कर नहीं लेते थे और खुद मिट्टी का गारा से बनाया हुआ घर भी। बहुत प्यार से देखिएगा क्लिपिंग को, आपके बच्चों के लिए बहुत। तो ये सब जिंदगी के अनुभव है, मैं इसे कभी भी संघर्ष मानता हूँ इसको। दुख नहीं है, ये संघर्ष है। दुख और संघर्ष में अंतर ये होता है कि दुख होता है कि जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सके, किसी माँ के लिए उसके बेटे से अलग हो जाना या असामयिक मृत्यु, ये सब दुख है। लेकिन ये तो जीवन के अनिवार्य अंग है, इसको संघर्ष कहते हैं और संघर्ष हर एक के जीवन में। पिता ने आपको पढ़ाने के लिए अपने खेत बेचे भी हैं? जी हाँ, हमारी 80% खेत बिक चुके हैं। और जब पहली बार सिलेक्ट नहीं हुए
तब उन्होंने क्या कहा था? हाँ, उन्होंने एक चीज कहा था, मैंने ये चीज बाद में मैंने जाहिर भी किया कि इस भावना को। तो उन्होंने कहा था कि हम बोले कि बाबूजी पैसा कहाँ से आएगा, हम ट्यूशन पढ़ाएंगे मुखर्जी नगर में या यहाँ पर मिल जाते हैं यहाँ पर। बोले कि नहीं, तुम ट्यूशन मत पढ़ाना और तुम अपनी पूरी पढ़ाई जो है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। धूप में मत चलना, ऑटो में चलना, क्योंकि धूप में चलोगे तो थक जाओगे और पढ़ाई पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। अरे तुम्हारे लिए तो हम अपनी किडनी तक बेच देंगे। तो ये एक ऐसी बात थी जो मतलब है कि इस तरह की ये भावना इतनी महान है कि इस भावना के कारण हम कभी भी मतलब अपनी पढ़ाई, अपनी कमिटमेंट से पीछे नहीं हटे। एक बात बताइए, आज अगर आपके पिता आपके सामने खड़े हों तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरे बाबूजी तो अभी मेरे गांव में हैं और शायद अगर इस प्रोग्राम को वो देख रहे होंगे तो मैं उनसे यही कहूंगा कि मेरी सफलता से अलग आपके बेटे होने में मेरी सार्थकता है और बस इसी सार्थकता को जीवन भर बाप के सामने इतना कह दे तो बाप का सीना अपने आप चौड़ा हो जाता है। कुमार जी, कभी सोचा था खेती किसानी करते वक्त एक दिन बेटा सरकारी अफसर, सबसे बड़े सरकारी अफसर की गद्दी पर बैठेगा? एकदम, जब से इसको पढ़ाई में ख्याल आया तब से मैंने ये सोचा कि आज की सोच नहीं है। आपको पता था IAS क्या होता है? IAS क्या होता है ये पता नहीं था, लेकिन अफसर जो होते हैं मेरे जिला के, हाँ, उसको तो देखे थे। हाँ, सही बात है। कभी अपनी बेटी से नहीं कहा कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, तुम कहाँ, मैं नहीं तुम्हारा खर्चा पढ़ाई का उठा पाऊंगा? मैं कैसे कर दूं? वो कभी नहीं सोचा। मैंने खर्चा उठाने के लिए तैयार था, मेरे पास जमीन थी, जमीन बेच कर देते मेरे पिताजी ने मुझे मरने के बाद दी। अब वो जमीन में इसको देता मरने के बाद, तो ये मैंने सोचा कि मरने के बाद क्यों मैं अब ये दे दे, और रहेगा तो बेटा का और नहीं रहेगा तो बेटा। जी बेटा कैसे हो आप? खाने पाने के ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए दूध रोटी बनाई है, आप चीनी में ज्यादा खाना पीना का ध्यान दीजिए। आप तुम्हारे लिए हम दुल्हन खर्च के रखे हैं। माँ के लिए बेटा हमेशा वही बच्चा रहता है, वो कितना भी बड़ा हो जाए। यह हमारे आपके जीवन में हमेशा होता है कि आप देखें कि किसी भी महान पुरुष को आप देखेंगे तो उसके जीवन में छोटी छोटी बातें थी जिसको उसने किया और वो सफल होता चला गया। तो हमें भी अपने जीवन में छोटे छोटे लक्ष्यों को, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान देना चाहिए। अपने आसपास के दोस्तों को, हमारे एक मित्र हैं मानक डागा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और जब वो पढ़ाई कर रहे थे, वो नोखा से हैं, राजस्थान से, तो वो जब CA कर रहे थे तो CS साथ में करना शुरू किया और फेल हो गए। 3 दोस्त साथ में रह करके पढ़ाई करते थे। जब फेल हो गए तो उनके पिताजी ने उनको चिट्ठी लिखा कि जो 2 नाव पे सवारी करता है वो दोनों से ही चला जाता है, तो तुम ऐसा कुछ मत करना कि तुम्हारे साथ गलत हो जाए। लेकिन उसके बाद से उन तीनों बच्चों में इतनी पैशन हुई कि पढ़ना शुरू किया उन्होंने। 18-18 घंटे पढ़ाई करते थे, रात में 2-2 बजे बैठ करके पढ़ाई करते थे, और 3 के तीनों CA बने, 2 लोग CS भी बन गए, 2-2 डिग्री हुई। और उसके बाद आज हमारे अच्छे मित्र हैं, और मैं उनसे जब मिलता हूँ तो बोले बच्चों को ये चीज़ें आनी चाहिए कि उसको रात की नींद क्या होती है उनको पता नहीं होना चाहिए। बैठ करके पैर को पीटते थे, बोले थोड़ी देर रुक जा। तो जिस दिन आपके अंदर वो चीज़ें आएगी उस दिन आप सफल हो जाओगे। मैं अपना एंडिंग एक तारे जमी के क्लिपिंग के साथ करता हूँ और आपको यहीं पे छोड़ कर जाता हूँ। अपने सपनों का उड़ान भरने दीजिए ताकि आपके सपने कभी मरे नहीं और आप सफलता की उन ऊंचाइयों पर चढ़ पाएं जिसका ख्वाब आपके माँ बाप, आपके परिवार, आपके दोस्त, आपके अपने देखते हैं कि मेरा बच्चा वहाँ पहुँच जाए। आप में ताकत तो है, टैलेंट भी है, लेकिन आपको मौका नहीं मिला है। उन मौके की तलाश करिए, ये मेरा आग्रह रहेगा। वो बताया ना, सबके उठने से पहले ही हॉस्टल से निकल गए।
खोलो खोलो दरवाजे पर्दे करो किनारे, खूंटे से बंदी है हवा मिल के छुड़ाओ सारे। आ जाओ पतंग लेके अपनी ही रंग लेके, आसमां का शामियाना आज हमें है सजाना। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तू, ओ दुनिया सजी तेरे लिए, खुद को जरा पहचान तू। तू धूप है छम से बिखर, तू है नदी ओ बेखबर, बह चल कहीं उड़ चल कहीं, दिल खुश जहां तेरी को मंजिल है वही। क्यों इस कदर हैरान तो मौसम का है मेहमान तू। अब गए नहीं, अब तो 5 मिनट में जाने वाले थे। ये क्या बना रहे हैं आप? ये मेढक, ये बतख और ये केला। मेढक? बासी जिंदगी उदासी ताजी हंसने को राजी कर, मगर सारी अभी अभी है उतारी। जिंदगी तो है बताशा मीठी मीठी सी है आशा, चक ले रख ले हथेली से ढक ले से। तुझ में अगर प्यास है बारिश का घर भी पास है, रोके तुझे कोई क्यों भला संग। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।